हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो हमारे फार्मर लव्स यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने जो अपना फोर्थ सेमेस्टर का जो अपना सोइल साइंस का सब्जेक्ट था प्रोब्लमेटिक सोइल, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो उसका अपना फर्स्ट लेक्चर अपन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने मतलब एक सिलेबस का डिस्कशन किया था। तो आप लोग जरूर, यदि अभी अभी तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना जा करके। सिलेबस में अपन कंप्लीट अपना बताएं कि कैसे क्या आपका उस सिलेबस में रहने वाला है। तो आपके एक माइंड में थीम सेट हो जाएगी कि अपना सिलेबस रियल में क्या है। ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस है तो आप एक बार देखोगे तो जो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ, अपना जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट जो लेक्चर अपना होने वाला था। तो उसको बहुत अच्छे से हमने समझा था। तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। फिर भी आप कुछ डाउट रहता है तो एक बार और आप वीडियो को देख सकते हो, या फिर कमेंट्स में कुछ आप कमेंट डाल सकते हो। जो भी आपको डाउट रहता है तो आपको जरूर रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अपना प्रॉब्लमेटिक सोइल के टाइप के बारे में। ठीक है, और टाइप भी किसके बेसिस पे देखेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी जो सेकंड यूनिट है जिसके अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो अपना प्रॉब्लमेटिक सोइल है जिसके अंदर वेस्ट लैंड वगैरह आती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें क्या है कि डायरेक्ट अपने को याद करने का है। ठीक है, याद करने का है वो, लेकिन आप उसको अपन डायरेक्टली आप उसको देख सकते हो। ठीक है, जो अपना जो यूनिट है थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो लेक्चर था अपना वो सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ के ऊपर अपना लेक्चर था। ठीक है, और थर्ड और जो फोर्थ जो है ये अपना वेस्टलैंड एंड प्रोब्लमेटिक सोइल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, जो भी अपना ये इसका बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो आज के जो अपन थर्ड फोर्थ लेक्चर है उसके बारे में यही बात करने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं आपको वो आपको यहाँ पर देखनी है पहले। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ कि वेस्टलैंड होती क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन इसकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेस्टलैंड क्या है। तो वेस्टलैंड दो टाइप की होती है अपने पास। ठीक है, जो अपनी वेस्टलैंड होती है वो दो टाइप की होती है। और इसका अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपने अलग अलग जितने भी अपने स्टेट है उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो क्योंकि आपको वन वर्ड में क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है, तो वेस्टलैंड वेस्टलैंड है क्या एक्चुअल चीज में कि जो अपन अपनी जो लैंड है इसमें क्या अलग दो टाइप के वेस्टलैंड पढ़ेंगे अपन। इसमें पढ़ेंगे तो कल्चरल वेस्टलैंड, मतलब जो अपन जिसके अंदर अपन खेती कर सकते हैं ऐसे टाइप की। उसके बाद अनकल्चरल, मतलब जिसके अंदर अपन खेती नहीं कर सकते। ऐसे दो टाइप की अपनी वेस्टलैंड यहाँ पर होती है। ठीक है, वेस्टलैंड का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर मतलब वो लैंड अपनी एग्रीकल्चर के लिए अपनी अच्छी नहीं है, सुटेबल नहीं है, अपनी कृषि उत्पादन के लिए बेस्ट लैंड नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेस्टलैंड बोलते हैं। तो उसी का ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको वेस्टलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोब्लमेटिक सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर। तो साथ में अपन अलग अलग देख सकते हो। यदि आप कोई स्टूडेंट यदि राजस्थान से देख रहे हो तो राजस्थान वाले आप देख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वन वर्ड में वो अपने स्टेट से वाले एग्जाम होते हैं, तो स्टेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसी साथ में कोई एमपी वगैरह के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अपन देख सकते हो। आप अपन अपना स्टेट के वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सा इसके अंदर अपनी सोइल के अंदर कितना क्या एरिया अपना डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ। मैंने आपको दो टाइप का बताया यहाँ पर वेस्टलैंड, मैंने आपको कितना टाइप बताया, दो टाइप का, दो टाइप का बताया मैंने। ठीक है, एक मैंने क्या बताया आपको, कल्चरल, कल्चरल लैंड। ठीक है, उसी के साथ में आपको मैंने दूसरा जो लैंड बताया उसका दूसरा लैंड आपको मैंने बताया क्या, अनकल्चरल लैंड। ठीक है, अब कल्चरल लैंड का मतलब क्या हुआ, जिसको मतलब ऐसी बंजर भूमि है, ठीक है, जिसके ऊपर अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो कर सकते हैं। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल इसका बताऊं, जैसे शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें। ठीक है, इसकी बात करें अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो अपनी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होते हैं उसमें क्या करते हैं, अपने जितना भी नॉर्थ ईस्ट का अपना एरिया आता है, अपना जो उत्तर भारत आता है, उसके अंदर क्या करते हैं, जो ये अपने आदि मानव आदिवासी वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड के ऊपर खेती करते हैं, अपना जंगल वगैरह काटते हैं और फिर वापस वहां से कुछ टाइम के लिए खेती करते हैं, फिर उसके बाद वहां से हट करके दूसरी लैंड पे चले जाते हैं, खेती करते हैं। तो अपनी जो वहां की जो लैंड होगी वो बंजर हो गई, तो उस सॉइल को अपन बोलते हैं कल्चरल लैंड। मतलब जो अपनी एग्रीकल्चर होती है, मतलब कृषि योग्य बंजर भूमि, तो कृषि योग्य बंजर भूमि होगी उसको बोलते हैं अपन कल्चरल लैंड। उसी के साथ में अनकल्चरल लैंड जो होता है उसको बोलते हैं अपन, जो अपनी मतलब अयोग्य खेती है, अपनी अयोग्य खेती किसके लिए, अपनी बंजर भूमि होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, अनकल्चरल लैंड यहाँ पर अपन बोलेंगे। तो दो टाइप की लैंड मैंने बताया, कल्चरल लैंड, उसके बाद में आपको बताया अनकल्चरल लैंड, इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, ये वेस्टलैंड का हो गया। उसके बाद में इसमें कुछ टर्म्स आती हैं अपने को। एक आता है इसके अंदर एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, आपको क्वेश्चन, आपको वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर कि एक को कौन सा होते हैं इसके अंदर,
एक होता है इसके अंदर एग्रो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आता है अपना एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। दो टाइप के जोन होते हैं अपने, एग्रो इकोलॉजिकल जोन एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब एग्रो इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल जोन क्या होता है, मतलब अपनी जो जो अपना एनबीएसएस एंड एलयूपी, मतलब एनबीएसएस एलयूपी क्या है, अपना जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो अपना इसका डिसाइड करता है अपने जितना भी अपना ओवरऑल इंडिया है, भारत है, उसके अंदर अलग अलग क्लाइमेट के बेसिस पे अलग अलग एरिया को अपना एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए उसको डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन एग्रो इकोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक के बेसिस पे अपने लैंड को डिवाइड करना, अपने एग्रीकल्चर को मतलब जो लैंड है उसको डिवाइड करना ओवरऑल इंडिया में, तो वो किसके अंदर आ जाता है, अपना एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन के अंदर। तो उसके बाद बता एग्रो इकोलॉजिकल जोन में मतलब अपने इकोसिस्टम के बेसिस पे, अपने इकोलॉजी के बेसिस पे अपने जो क्लाइमेट है उसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं अपन एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। तो ये जो टोटल होते हैं अपने, ये टोटल होते हैं इन इंडिया की बात करें अपन, ठीक है, इन इंडिया के अंदर ये टोटल होते हैं 15, ठीक है। ये 15 होते हैं, उसके साथ में अपने आईसीआर के अकॉर्डिंग, इसकी बात करें आईसीआर के अकॉर्डिंग बात करें तो आईसीआर यहाँ पर बताता है 130, ठीक है, 130। और उसी के साथ में 127 भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 127 है, लेकिन कुछ बुक में आपको 130 भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो जो अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं अपने इन इंडिया के अंदर बात करें तो अपन कितने हैं 15। और जो ये इन इंडिया के अंदर बात करें तो ये किसके किसके थ्रू है, जो अपना एनबीएसएस है, ठीक है, एनबीएसएस एंड एलयूपी, जो एलयूपी है उसके बेसिस के ऊपर अपन देखें तो इन इंडिया के अंदर कितने हैं टोटल 15। उसके बाद में आईसीआर के बेसिस पे देखें तो कितना है 130 या 127 यहाँ पर अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बात करें एग्रो इकोलॉजिकल जोन की, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करें तो इन इंडिया के अंदर, इन इंडिया के अंदर ये कितने हैं 8 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसी के साथ में अकॉर्डिंग टू आईसीआर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आईसीआर की बात करें तो ये कितने हैं 20, ठीक है, या इसको अपन 21 भी बोल सकते हैं। तो अपने को प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू आईसीएआर, तो ये कितनी है 20। आपको कुछ बुक के अंदर 21 भी देखने को मिलेगा यहाँ, तो आपको प्रेफरेंस आपको 21 को देनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रेफरेंस आपको 127 को यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया एग्रो इकोलॉजिकल जोन और उसी साथ में एग्रो क्लाइमेटिकल जोन, ठीक है। उसी साथ में वेस्टलैंड की अपन ने बात कर लिया जिसके अंदर कल्चरल लैंड था, उसी के साथ में कौन सा था अनकल्चरल लैंड था। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख भी सकते हो, ठीक है। आपको अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कि अपन जो प्रॉपर्टी होगी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन सोइल को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो अपना लेक्चर नंबर इसका अपना 5 नंबर का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर हो आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, जो प्रॉब्लमेटिक सोइल है उसके ऊपर। जो प्रॉब्लमेटिक सोइल है इसको अपन कैटेगराइज करेंगे अलग अलग, मतलब भागों में वर्गीकरण करेंगे इसका, ठीक है। तो वर्गीकरण के टाइम में आपको मैं बता दूं कि जो अपनी प्रॉब्लमेटिक सोइल है, इस प्रॉब्लमेटिक सोइल को अपन दो दो बेसिस पे बांट सकते हैं। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर अपना लिया था लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपनी जो सोइल क्वालिटी है, उस सोइल क्वालिटी के अंदर इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर बताया था कि कैसे अपन सोइल की क्वालिटी को अपन पहचान सकते हैं, उसके बारे में अपन बात की थी। तो वहां पर आपको मैंने फिजिकल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर, उसी साथ में बायोलॉजिकल इंडिकेटर, 3 टाइप के इंडिकेटर मैं आपको समझाया था वहां पर। तो वो जो इंडिकेटर है, मतलब अब सोइल सोइल क्वालिटी को मतलब डिसाइड कौन कर रहा है, अपना इंडिकेटर डिसाइड कर रहे हैं। अब इस इंडिकेटर में यदि कुछ चेंज होता है, कुछ बदलाव देखने को मिलता है, तो बदलाव देखने को मिलता है तो अपने को किस चीज क्या देखने को मिलता है प्रॉब्लमेटिक सोइल। इसलिए अपना जो सेकंड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं सर आज, क्योंकि हमने जो क्वालिटी पढ़ी थी उस क्वालिटी के अंदर जो इंडिकेटर थे जिसे अपन हम मेजर कर देते, अपन मेजरेबल यूनिट बोलते थे उनको, क्योंकि अपन उनको माप सकते थे, मापने वाली यूनिट थी सब जितनी भी अपनी फिजिकल के अंदर अपन ने पढ़े थे। सोइल टेक्सचर है, सोइल स्ट्रक्चर है, सोइल डेप्थ है, एग्रीगेशन वगैरह, ये सब अपने पढ़ा था उसके अंदर। उसके साथ में अपने बायो वो केमिकल में पढ़ा था, पीएच हो गया, ईसी हो गया, उसके साथ में अपना ईएसपी हो गया, ये सब अपने किस में पढ़ा था केमिकल में। जो स्टूडेंट यदि नहीं देखे हो तो आप जरूर पहले वाला वीडियो देखे हो, जब भी तो आपको चीजें लिंक यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, अपना नेक्स्ट अपन यहाँ पर टॉपिक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप अपन आज पढ़ने वाले हैं अपना क्लासिफिकेशन, ठीक है।
क्लासिफिकेशन बोल सकते हो यार आप लोग इसको, या इसको अपन अलग अलग मतलब इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर यदि बात करें अपन, तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर दो बेसिस के ऊपर अपन यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिस यहाँ पर होगा जो होगा अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी उसके बेसिस पे यहाँ पर होने वाला है। तो फर्स्ट जो होगा यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी पे पढ़ेंगे, और दूसरा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपना जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उन केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अपना प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सोइल के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, अपना जो भौतिक जो है, मतलब जिसके अंदर अपन किसी प्रकार का कोई बाहर से कोई मतलब अमेंडमेंट्स वगैरह जो अपन यूज नहीं करते, डायरेक्ट कुछ अपन कुछ एक्टिविटी ऐसी मतलब होने की वजह से अपनी सोइल में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसकी वजह से अपनी सोइल अपने को एज ए एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए अपनी अच्छी नहीं मान जाती। फिर उसका मैनेजमेंट भी यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, उसके बाद साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर आप अपन बात करेंगे जो इरोडेड सोइल होती है, ठीक है। मतलब जिसका इरोजन की वजह से जो सोइल का मतलब फॉर्मेशन होता है, जिसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, उनको बोलते हैं अपन इरोडेड सोइल। उसी के साथ में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्पैक्ट सोइल, मतलब ब्लड डेंसिटी की वगैरह से। उसके बाद पढ़ेंगे अपनी कम्पैक्ट सोइल, कम्पैक्ट सोइल। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर अपन, इसके अंदर एक और नेक्स्ट होगी अपनी कैलकेरियस सोइल। उसके बाद अपन नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे फ्लोडेड सोइल, मतलब बाढ़ वाली जो मतलब कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ वाले इलाके में एक प्रॉब्लम अपने को क्रिएट होती है, तो वो जो सोइल होती है वो होती है इसके अंदर। तो ये अपने स्पेशल आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का, कि अपनी जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल है उसका क्लासिफिकेशन करो, तो आपको कैसे करना पड़ेगा अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उसी साथ में आपको या केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपना यही है, जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। इनका थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे डिटेल में, बट अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो केमिकल प्रॉपर्टी वाला होगा। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर बात करें तो इसके अंदर अपन 3 टाइप की सोइल पढ़ेंगे, ठीक है। कितना टाइप की सोइल पढ़ेंगे अपन, 3 टाइप के। आपको क्लासिफिकेशन के अंदर मैं बता रहा हूँ 3 टाइप के पढ़ेंगे, बट आप अपने जो मेन जो इसके अंदर पढ़ेंगे तो 2 टाइप में पढ़ेंगे, एक एसिडिक सोइल एंड बेसिक सोइल। बेसिक सोइल जो होती है मतलब क्षारीय सोइल, उसी साथ में अम्लीय सोइल। और क्षारीय सोइल अम्लीय जो हो गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सोल्ट इफेक्टेड सोइल, मतलब लवण से जो प्रभावित जो मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, बेसिक सोइल के टाइप बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 टाइप होंगे, एक होगा अपना एसिडिक सोइल, ठीक है। उसी साथ में एक होगा एल्केलाइन सोइल, जिसको अपन बेसिक सोइल बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड होगा अपना सॉल्ट इफेक्टेड सोइल या सैलाइन सोइल, ठीक है। सोल्ट इफेक्टेड सोइल या सैलाइन सोइल। इतना क्लियर हो आपको, ये अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसके अंदर आप आज आज अपना अपने लेक्चर में जो बात करेंगे वो एसिडिक सोइल के बारे में अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एसिडिक सोइल के बारे में बात करेंगे, इनका मैंने बेसिक बता दिया आप लोगों को, इनके अंदर आपको अपन बाद में बात करेंगे। ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल भौतिक जो गुण होते हैं उनकी वजह से, मतलब इरोडेड सोइल। इरोडेड सोइल में क्या हुआ, सोइल इरोजन की वजह से जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। उसी के साथ में यदि बात करें अपन कंपैक्टेड सोइल, मतलब जो हार्ड सोइल होती है, हार्ड लेयर होती है, वो भी अपने फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से अपने उसके अंदर प्रॉपर यदि अपने उसके अंदर हेल वगैरह नहीं चला या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसकी वजह से हुआ। उसके बाद में कैलकेरियस सोइल, कैलकेरियस सोइल में क्या होता है, अपना कैल्शियम का ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, तो कैलकेरियस सोइल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। उसी साथ में फ्लोडेड सोइल, मतलब जो अपने बाढ़ वाला जो इलाका होता है, जब बाढ़ वगैरह आ गई तो वहां पर क्या होगा, वाटर लॉग जैसी कंडीशन वगैरह होती है, तो अपनी सोइल वहां की भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जब खराब हो गई तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोडेड सोइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर अपनी आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपने यहाँ पर बात की है, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन बात करेंगे, जो अपनी इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है, और भी जितनी भी अपनी कंपिटेटिव एग्जाम वगैरह होती है उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कहाँ से, केमिकल प्रॉपर्टी से। जिसके अंदर एसिडिक सोइल, एल्कलाइन सोइल, उसी के साथ में अपन सोल्ट इफेक्टेड या सोल्ट सैलाइन सोइल, इन दोनों को अपन एक साथ में पढ़ेंगे, जिसको अपन सैलाइन सोइल के नाम से पढ़ेंगे। उसके बाद इसको अपन पढ़ेंगे एसिडिक सोइल के नाम से, ठीक है। तो फर्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो अपना होगा एसिडिक सोइल। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा इसके अंदर एसिडिक सोइल के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक।
अब जो अपन ने मैंने बताया आपको कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो फर्स्ट सोइल अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? एसिडिक सोइल। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं एसिडिक सोइल पढ़िए, सैलिनिटी सोइल पढ़िए, किसके ऊपर डिपेंडेड है, किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं अपन? केमिकल। लेकिन केमिकल के ऊपर भी, मतलब जो रसायन गुण है उसके ऊपर भी, और रसायन गुण के अंदर भी कौन सा आएगा? ये एसिडिक सोइल के अंदर अपना पीएच के बेसिस पे पढ़ते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि एसिडिटी होना, कुछ हिसाब में बेसिसिटी होना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ही यहाँ पर अपन, यहाँ पर पीएच की यदि बात करें तो पीएच की अपन बात करेंगे तो पीएच के बेसिस पे यहाँ पर इसकी जो पीएच कितनी होगी? ग्रेटर देन 7, ठीक है। आपको सभी को पता है कि ग्रेटर देन 7 होगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर एसिडिक सोइल के नाम से जानेंगे। यदि यहाँ पर, सॉरी, ग्रेटर देन लेस देन सोइल मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर वो एक हो गया अपना एसिडिक सोइल का टाइप। तो इसके अंदर एसिडिक सोइल के अंदर बात करें तो मैंने बता दिया पीएच बेसिस पे। तो पीएच बेसिस पे बात करें तो पीएच क्या होगी इसकी अपनी? लेस देन होगी किससे? 7 से, ठीक है। तो लेस देन 7 से होगी तो इसके अंदर दो टाइप का अपना, मतलब किस बेसिस पे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि जो एसिडिक सोइल है ये किस वजह से अपनी हो रही है, उसके बारे में मैं इसका अपन रीजन की बात करेंगे यहाँ पर। तो एसिडिक सोइल मैंने बता दिया। तो एसिडिक सोइल की बात करें तो इसका रीजन की बात करें कि क्यों ये अपनी, मतलब क्रिएट हो रही है अपनी, तो वो मतलब इसके अंदर कारण देखते हैं इसका कि क्या कारण है जिसकी वजह से अपनी एसिडिक सोइल हो रही है, ठीक है। तो उससे पहले आपको बेसिक दो चीजें मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ये आपको दिमाग में रह गई तो आपका जो भी एसिडिक सोइल, बेसिक सोइल, सैलाइन सोइल से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो 100% आप सोल्व कर सकते हो। तो दो चीजें ये है कि आपको दो टाइप के यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बताने वाला हूं मैं, ठीक है। एक होता है एसिडिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक होता है एसिडिक न्यूट्रिएंट्स और एक होता है बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होता है वो यदि अपनी सोइल के अंदर ज्यादा हो गया तो सीधी सी बात है, अपना जो बेसिक बेसिक सोइल है तो बेसिसिटी कोज करेगा। जब बेसिसिटी कोज करेगा तो वो सोइल किस टाइप की हो जाएगी? सैलाइन सोइल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यदि अपन एसिडिक सोइल की बात करेंगे तो जिसके अंदर एसिडिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे तो सोइल की क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी। तो जो अपने एसिडिक जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर अपन अपना जो आते हैं वो आता है फेरस, उसके साथ में मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। ये जितने भी आते हैं ये अपने एसिडिक न्यूट्रिएंट के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ में बेसिक न्यूट्रिएंट की बात करें तो बेसिक न्यूट्रिएंट के अंदर अपना आ जाता है यहाँ पर, जैसे पोटेशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने जो हो गए, ये किस कौन से हो गए? अपने बेसिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। बेसिक न्यूट्रिएंट का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी अपने जो एस ब्लॉक होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11 12 के अंदर, तो एस ब्लॉक होता है ये क्या होता है? क्षारीय नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। उसी के साथ में जो अपने जो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया जहाँ पर जैसे अपन तत्व हो गए, यहाँ पर फेरस की बात कर लिया मैंने, मैग्नीज की बात कर लिया, उसी के साथ में मैंने जिंक की बात कर लिया। तो ये क्या करते हैं? एसिडिटी कोज करते हैं। तो आपको दो बेसिक मैंने कंसेप्ट बताया, इस बेसिक कंसेप्ट से ही आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि सर ये जो चीजें जब जब ये एसिडिक कोज कर रहा है, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये अपने सोइल में जब ज्यादा अमाउंट में हो गए तो सीधी सी बात है क्या करेगा? ये एसिडिटी कोज करेगा। और जब बेसिक न्यूट्रिएंट जब ज्यादा अमाउंट में हो गए तो ये क्या करेंगे? बेसिसिटी कोज करेंगे, ठीक है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने समझाया यहाँ पर, ठीक है। और मेन कारण और है एसिडिटी का, एक कौन सा है? अपना H प्लस आयन, और एक है एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। तो मेन इसका रीजन है, तो मेन रीजन इसका है अपना H प्लस एंड एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बेसिसिटी कोज करती है, ठीक है। और एल्यूमिनियम 3+ की स्टेज में होता है, तो ये मेन इसका रीजन होता है, ठीक। जब जब H प्लस और एल्यूमिनियम की जब कंसंट्रेशन अपनी सोइल में बढ़ जाएगी, और जब सोइल की कंसंट्रेशन बढ़ी तो आपको पता है H प्लस का कंसंट्रेशन का बढ़ना मतलब एसिडिटी का बढ़ना, मतलब उसके अंदर एसिडिटी का बढ़ना, जबकि पीएच रेंज का क्या हो जाना? कम हो जाना। मतलब पीएच रेंज का कम क्या होना, क्यों होना? क्योंकि जो पीएच होता है, ये पीएच अपन कितने होती है? 1 to 14 होती है, ठीक है। तो 14 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अपन उसमें क्या कर रहे हैं? अपनी OH की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जब इस साइड जाते हैं तो क्या होता है? OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और अपन इस साइड जाते हैं तो क्या होता है? H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। जब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच कम होगा, बट एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब क्षारीय जो प्रवृत्ति है वो तो क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट यहाँ पर यदि अपन बात करें OH माइनस की, तो OH माइनस का मतलब बढ़ना, मतलब क्या हो रहा है? अपना जो बेसिक मतलब बेसिसिटी है, मतलब क्षारीयता है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और क्षारीयता बढ़ने के साथ साथ ही अपनी पीएच रेंज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो पीएच रेंज कहाँ से चलती है? 1 to 14 चलती है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक्सट्रीमली एसिडिटी, तो वो आपका बेसिक क्वेश्चन होगा। एक्सट्रीमली एसिडिटी मतलब आपको पीएच वहां पर क्या होगी सर? बहुत ही कम होगी, मतलब 1 से 2 या 3 पीएच होगी, एक्सट्रीमली होगी, तो ठीक है। तो वो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें अपनी, ये एसिडिक जो सोइल होती है ये कहाँ पर अपनी अपने को देखने को मिलती है? तो एसिडिक सोइल होती है, इसका दूसरा कारण होता है अपना क्लाइमेट, ठीक है।
क्लाइमेट के बेसिस पे यहाँ पर होती है। अब क्लाइमेट पे कहाँ होगी, यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट में होगी, ठीक है। अब ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे होगी सर, वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगा क्या कंडीशन होती है, वो आपको मैं समझाता हूँ इधर, ठीक है। जैसे कि मेरे पास देख, ये मेरे पास सोइल सोइल है, ठीक है। अब सोइल है तो ह्यूमिड कंडीशन आपको पता होगा कि जो ह्यूमिड कंडीशन होता है, उस ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है कि अपना जो सोइल होता है, इसमें क्या होता है, ह्यूमिड ह्यूमिड कंडीशन का मतलब आप बेसिक समझते हो ना, क्या ह्यूमिड मतलब आर्द्र कंडीशन, आर्द्र का मतलब क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, और जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो क्या होगा, लीचिंग लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। लीचिंग लॉस का मतलब क्या होगा कि जो सोल्ट होते हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर नीचे चले जाएंगे। जब सोल्ट नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर जितने भी मेरे पास सोल्ट पड़े हैं, ठीक है। अब जब मैं ह्यूमिड कंडीशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और ह्यूमिड कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है। जब बारिश ज्यादा हो रही है तो ये सोल्ट क्या करते हैं, यहाँ पर लीच आउट होकर के नीचे चले जाते हैं। जब यहाँ पर सोल्ट नीचे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सोल्ट की कंसेंट्रेशन कम होगी। और जब सोल्ट की कंसेंट्रेशन, सोल्ट का कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो अपने सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोल्ट का मतलब जो बेसिक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। बेसिक न्यूट्रिएंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मतलब क्षारीय जो अपने पोषक तत्व होते हैं, उसी साथ में एसिडिक न्यूट्रिएंट का मतलब बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर अपने अम्लीय न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ, अपने अम्लीय पोषक तत्व की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही क्या होता है, सोल्ट जैसे नीचे आ जाता है तो यहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो एसिडिक जो जितने भी अपने कंपाउंड है, ठीक है, एसिडिक न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी अमाउंट क्या हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही इसकी अमाउंट इंक्रीज होती है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, अपने सोइल के अंदर क्या हो गया, एसिडिटी कोज हो जाती है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस जब ह्यूमिड कंडीशन, ये अपने को कहाँ देखने को मिलती है, अपने ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब क्या होगा, अपना जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है। अपना जो साउथ इंडियन का पार्ट है, उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, उसकी वजह से अपने को ये देखने को मिलती है। तो अपने किसकी बात किया, क्लाइमेट की बात किया। तो आपको इसको नोट करना चाहते हो तो एक बार नोट भी यहाँ पर फास्टली कर सकते हो आपको समझने के लिए। बाकी आपको क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ना है यहाँ पर, तो आप डिटेल में आपको पढ़ना है तो सीधा सा बात, आपके नोट्स लेके रखिए। यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कोई है तो आप अपने नोट्स यहाँ पर अच्छे से रखिए, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो एरिया की बात करें, ठीक है। जो एसिडिक जो सोइल के अंदर जो एरिया आता है, एरिया की बात करें तो यहाँ पर एरिया आता है 19 मिलियन हेक्टेयर। तो 90 मिलियन हेक्टेयर तक का एरिया यहाँ पर अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट इसके अंदर यदि बात करें तो इसके अंदर मतलब अब अपनी सोइल क्रिएट हो गई, मतलब एसिडिटी अब यहाँ पर क्रिएट हो गई, तो एसिडिटी की वजह से अपने क्या क्या और प्रभाव यहाँ पर पड़ते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। उसी के साथ में अपने जो सोइल है इसके अंदर किस चीज की एसिडिटी हो रही है, मतलब किस किस टाइप की एसिडिटी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो बेसिक चीजें बताया आपको मैंने कि एसिडिक न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, ठीक है। उसके साथ में बेसिक न्यूट्रिएंट ये तो ज्यादा होंगे होंगे, उसके साथ में आपको मैंने H+ एंड एल्यूमिनियम 3+ की कंसेंट्रेशन, ये जो मेन रीजन तो जो है, मेन रीजन अपना कौन सा एसिडिटी कोज करने का, अपना यही है कौन सा, H+ एंड एल्यूमिनियम 3+ की आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा। अब एक कंसेप्ट आपको और समझा देता हूँ कि एल्यूमिनियम ऐसा क्यों करता है, एल्यूमिनियम ज्यादा होने पर एसिडिटी क्यों होती है, ये आप सोचा है, बिल्कुल आप समझते हैं यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम होता है 3+ में होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये एल्यूमिनियम सोइल के अंदर गया, ठीक है, किसके अंदर गया, सोइल के अंदर, एल्यूमिनियम की एक नेचर होती है, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने आप पे, और ये जाता है यहाँ पर सोइल के अंदर, और सोइल के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या पड़े रहते हैं, H2 मॉलिक्यूल पड़े रहते हैं। और ये H2 मॉलिक्यूल से के पास जाता है, H2 मॉलिक्यूल को बोलता है कि भाई साहब मैं Al3+ की स्टेज में हूँ और मुझे स्टेबल होना है, और मुझे स्टेबल होने के लिए आपके पास से मेरे को OH- चाहिए। और ये जाकर के OH- ले लेता है, और OH- लेके AL का होल 3 यहाँ पर बना लेता है, ठीक है। ये OH से जाकर के बोलता है, और यहाँ पर Al3+ की स्टेज में रहता है, और ये कौन सा कंपोनेंट बना लेता है यहाँ पर, AlOH का होल 3, ठीक है। जब AHOL का OL3 का फॉर्मेशन कर लेता है तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर क्या हो गया, H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। अब धीरे धीरे ऐसे करता रहता है सोइल के साथ, तो क्या होता है वहां पर H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, और जब H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो सीधी सी बात, अपना जो मेन रीजन था यहाँ पर कौन सा था, H+ एंड एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इफेक्ट किसके ऊपर डाल रहा है, यहाँ पर H+ के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। ये क्लियर हुआ आपको। उसी के साथ अपन इसके अंदर नेक्स्ट यदि बात करें अपन, ये सोइल अपने को देखी जा रही है, तो ये जो सोइल है ये हाईएस्ट अपने को देखने को मिलती है, ये सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलती है। तो ये हाईएस्ट की यदि बात करें तो हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ में इसकी इधर अपन नेक्स्ट बात करें, ठीक है, हाईएस्ट किसके अंदर देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल के, वही कंडीशन, यही कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद अपने, अब सर ऐसी कंडीशन हो रही है तो अपन यहाँ पर कौन से प्लांट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर अपन जो प्लांट यूज करते हैं, जो प्लांट ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट, ठीक है।
तो यहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको अपन बोलते हैं ओक्जेलोफाइट। तो ओक्जेलोफाइट जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पर अपन करते हैं। तो प्लांट अपन ग्रो करते हैं एसिडिक सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रो जो करते हैं वो कौन से हैं, अपने ओक्जेलोफाइट टाइप के प्लांट इसके अंदर यूज करते हैं। तो डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, तो रीजन के अंदर आप लिख सकते हो कि क्लाइमेट की वजह से होता है, उसी साथ में हाईएस्ट वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उसी साथ में H प्लस एंड एल्यूमिनियम की +3 की कंसंट्रेशन, उसी साथ में जो एसिडिक न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी वजह से हमारे को यहाँ पर सोइल की एसिडिटी यहाँ पर अपनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो अपनी अम्लीय जो सोइल है उसकी अपन यहाँ पर बात कर लिए, ठीक है। और अपन इसकी नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ एसिडिक सोइल की बात करेंगे, ठीक है। मतलब अपनी जो सोइल होती है सर, उसके अंदर टाइप ऑफ एसिडिक सोइल की बात करें तो उसके अंदर देखते हैं अब कि टाइप ऑफ एसिडिक सोइल क्यों क्यों किस चीज से क्रिएट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि H प्लस भी हो रहा है, उसी साथ में एल्यूमिनियम भी हो रहा है। तो नेक्स्ट अपना यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा, जो अपनी हेडिंग रहेगी, वो है एसिडिक सोइल के टाइप, कि टाइप कैसे हो रहा है, मतलब किस बेसिस पे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एसिडिटी, अब कौन कौन सी टाइप होती है इसके अंदर एसिडिटी के अंदर, वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट होती है अपनी, जो फर्स्ट होती है इसके अंदर, एक फर्स्ट होती है एक्टिव एसिडिटी, ठीक है, एक्टिव एसिडिटी। उसी के साथ में दूसरी यहाँ पर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सचेंज एसिडिटी, ठीक है। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे इसके अंदर, एक्सचेंज एसिडिटी। ठीक, तो दो टाइप की मैंने आपको एसिडिटी बताया। अब इसके अंदर आपको देखते हैं कि एक्टिव एसिडिटी क्या होती है सर। जो एक्टिव एसिडिटी होती है ये किसकी वजह से होती है क्रिएट। जो एक्टिव एसिडिटी होती है ये अपनी ड्यू टू H प्लस एंड एल्यूमिनियम 3+ की वजह से, मतलब इसमें ये जो मेन होता है ये किसकी वजह से होता है, H प्लस एंड एल्यूमिनियम 3+ की वजह से होता है। इसी साथ में ये जो है एक्सचेंज एसिडिटी। अब एक्सचेंज एसिडिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आदान प्रदान कब करेंगे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सोइल सोइल कोलोइड्स टाइप सोइल जो होती है एक कोलोइड प्रॉपर्टी रखती है, और कोलोइड प्रॉपर्टी रखने के साथ में इसके ऊपर जो होता है चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अपने जो सोइल होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इन पार्टिकल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव रखते हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और जैसे सोइल अपने पास है, ये क्या है, सोइल। और यहाँ पर जैसे अपन ने कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह डाला, फर्टिलाइजर वगैरह डाला, ठीक है, फर्टिलाइजर डाला, वैसे भी सोइल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी पड़े रहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, जितने भी अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के किस पॉजिटिव चार्ज रखते हैं मैक्सिमम, कुछ ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज भी रखते हैं। लेकिन अपन देखोगे Fe प्लस कॉपर जितने भी अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा भी होगा, मतलब जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं, उसके साथ में वर्ग जो पोषक तत्व होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं, आपस में यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये प्लस लेगा यहाँ से नेगेटिव लेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर जो अपने को जो एसिडिटी देखने को मिलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्सचेंज एसिडिटी, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रही है, एब्जॉर्ब जो भी एब्जॉर्ब H प्लस एंड एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब जो हो रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब जो H प्लस एंड एल्यूमिनियम 3+ जो है, उसकी वजह से यहाँ पर ये क्रिएट होती है। और ये डायरेक्ट एसिडिटी होती है, H प्लस एंड एल्यूमिनियम 3+ की वजह से अपनी डायरेक्ट एसिडिटी होती है। ये आप देख सकते हो, दो टाइप की एसिडिटी अभी यहाँ पर बात किए थे। अब जो नेक्स्ट बात अपन करेंगे इसके अंदर, फैक्टर ऑफ एसिडिक सोइल फॉर्मेशन, ठीक है। अब मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मतलब अपनी एसिडिक सोइल के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग सोइल एसिडिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट ओपन टॉपिक यहाँ पर है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं सर जो अपने सोइल को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फैक्टर होगा, मेन जो फैक्टर अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो मेन फैक्टर यहाँ पर जो होता है फर्स्ट होता है, वो कौन सा होता है, अपना पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल है PM है,
तो पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि अपनी जो सोइल जो होती है, ठीक है, अपनी जो सोइल है वो किससे बन किससे मिलकर बनी होती है, आपको सबको पता है कि अपना जो रोक होता है, आपने फंडामेंटल के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हो, फंडामेंटल पढ़ना चाहते हो, तो अपना अपना एक और यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, आप उसके ऊपर जाना, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर मैंने कंप्लीट फंडामेंटल बैच बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर पेरेंट मेटेरियल का मतलब क्या होगा, अपनी जो रोक होती है, ठीक है, और रोक यहाँ पर यदि ऑलरेडी एसिडिक टाइप की है, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जो रोक है पेरेंट मेटेरियल में क्या हो गया, रोक हो गया। और जो यदि जो रोक है वो किस टाइप की, यदि एसिडिक रोक है यहाँ पर, तो सीधी सी बात अपना इनसे जो सोइल का फॉर्मेशन होगा तो वो सोइल भी क्या होगी, एसिडिक होगी, ठीक है। तो आपने वहां पर अलग अलग टाइप की रोक के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर आपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा ग्रेनाइट, ठीक है। तो जो मेन फैक्टर अपना बेसिक फैक्टर हो गया वो कौन सा हो गया यहाँ पर अपना, ठीक है, पेरेंट मटेरियल हो गया। अब पेरेंट मटेरियल के बाद अपन सेकंड जो अपना होगा यहाँ पर, सेकंड जो फैक्टर की बात करें वो यहाँ पर क्लाइमेट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर अपना यहाँ पर है कौन सा, क्लाइमेट। क्लाइमेट का आपको मैंने रीजन बता ही दिया क्या है, तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जैसे यहाँ पर अपना ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। यदि ह्यूमिड क्लाइमेट हो रहा है सर, ह्यूमिड क्लाइमेट का मैंने आपको बता दिया कि जब हाई रेनफॉल होती है, तो हाई रेनफॉल से क्या होता है यहाँ पर, जब H2O ज्यादा होता है, मतलब ह्यूमिड कंडीशन में मतलब हाई रेनफॉल होगी, जब H2O ज्यादा हुआ तो यहाँ H2O ज्यादा होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर लीचिंग लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, लीचिंग लॉस ज्यादा हो रहा है, और जब लीचिंग लॉस ऑफ सोल्ट, और जब लीचिंग लॉस ऑफ सोल्ट हो रहा है सर, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो गया, एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने ये भी आपको समझा दिया कि एसिडिटी क्यों बढ़ रही है, ये ह्यूमिड कंडीशन की वजह से क्यों हो रही है। आप देख सकते हो क्या हुआ कि H2O मतलब H2O यहाँ पर बढ़ा, मतलब ह्यूमिड कंडीशन, रेनफॉल ज्यादा हो, रेनफॉल की वजह से क्या हो रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लीचिंग लॉस ऑफ सोल्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जब नीचे जो है, मतलब नीचे की जो अपनी भूमि होती है, लैंड होती है, उसके अंदर सोल्ट ज्यादा चले जाते हैं, जाने से क्या होगा, एसिडिटी क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज यहाँ पर हो जाती है। इतना आपको क्लियर समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फर्टिल, इसके अंदर बात करें अपन कि सर अपने जो जो फार्मर्स होते हैं, किसान भाई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं इसके अंदर, फर्टिलाइजर भी ऐसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना होगा नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, नेचर ऑफ, तो नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके अंदर फर्टिलाइजर की नेचर का, ठीक है, किसकी नेचर का, फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर के नेचर का आपको समझ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पर अपने फर्टिलाइजर की नेचर दोनों हो सकती है, एसिडिक नेचर भी हो सकती है, बेसिक नेचर भी, मतलब क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। उस हिसाब में हमारे जो फर्टिलाइजर है, मतलब जो अपने खाद बीज अपन डालते हैं, उसकी जो खाद जो डालते हैं अपना, जो उर्वरक डालेंगे उसके उसकी जो नेचर है वो कैसी हो सकती है सर, बेसिक मतलब क्षारीय भी हो सकती है, और कैसी होती है, बेसिक भी हो सकती है। जब यदि अपन क्षारीय ज्यादा यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, मतलब अम्लीय ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगी अपनी सोइल, और जब अम्लीय ज्यादा सोइल हो जाएगी तो अपन उसको क्या बोल देंगे, अपनी एसिडिक सोइल यहाँ पर बोल देंगे। तो कुछ यहाँ पर अपने अलग अलग टाइप के अपन में पढ़ाऊंगा, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। तो इसके अंदर जो आते हैं अपना कौन कौन आता है, यूरिया आ जाता है, ये अपना बेसिक होता है, उसी के साथ में डीएपी आ जाता है, डाई अमोनियम फोस्फेट, उसके साथ में एमओपी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब कितने क्या हो गए अपने अपने एसिडिक जो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अपन बात करें नेक्स्ट इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है। ये तीन हो गए, उसी साथ में अपना फोर्थ नंबर का जो होगा यहाँ पर, फोर्थ नंबर का जो होगा वो होगा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। अब सर आप बोलोगे कि सर ऑर्गेनिक मैटर से कैसे हो रहा है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, ये जो मैं आपको साइन दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप ये बिल्कुल क्लास में ध्यान रखना, मैं जो ये साइन दिखाऊंगा इसका मतलब आपको बताना है इंक्रीज करना मतलब बढ़ना, साथ में ये साइन आपको बताऊंगा तो मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से क्या हो रहा है सर, एसिडिटी भी बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है इसको बिल्कुल अपन समझेंगे, ठीक है। तो एसिडिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। आप जब इसको पढ़े हो, पहले भी पढ़ोगे, तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसके अंदर अलग अलग टाइप के अपन को जब डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन किससे होता है, माइक्रोब से होता है, और माइक्रोब्स जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो ऐसे कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एसिडिटी कोज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर फुल्विक एसिड वगैरह होता है, ठीक है, फुल्विक एसिड होता है, उसी साथ में इसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, तो ये सब एसिडिक टाइप के इसके अंदर कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से इसकी जो नेचर होती है अपनी ऑर्गेनिक मैटर की, ये ऑलरेडी क्या होती है, यहाँ पर अपनी एसिडिक यहाँ पर नेचर होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, मैंने फैक्टर बताया मैंने आपको, उसी साथ में इसका लास्ट जो फैक्टर अपना होगा, जो लास्ट फैक्टर इसका होगा वो अपना होगा यहाँ पर एसिडिक रेन, ठीक है। अपनी एसिडिक रेन भी होती है ना, ये भी एक इफेक्ट यहाँ पर डालती है, ठीक है। तो एसिडिक रेन,
अब एसिडिक रेन कैसे डाल रही है सर, कि एसिडिक रेन से क्या हो गया कि जो एसिडिक रेन है, ये एसिडिक रेन क्या करती है, SO2 होती है, मतलब जो अपनी जो SO2 मेनली जो रिलीज होती है, SO2 रिलीज होती है, और ये SO2 क्या करती है, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो ये क्या बना लेती है, H2SO4, मतलब एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। और जैसे एसिड का फॉर्मेशन करती है सर ये, तो अपनी सोइल के अंदर क्या हो रहा है, एसिडिटी को यहाँ पर हो रहे हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने बता दिया आपको टाइप्स ऑफ एसिडिटी मैंने बताया, टाइप्स ऑफ एसिडिटी के अंदर आपको क्लियर कर दिया, दो टाइप की एसिडिटी होती है। एक तो जो एसिडिटी होती है वो होती है एक्टिव एसिडिटी, उसी साथ में आपको सेकंड जो मैंने बताया आपको कि एक्सचेंज, जो अपनी एक्सचेंज एसिडिटी, मतलब जो सोइल के पार्टिकल होते हैं इसके अंदर सर, ये जो अपने H+ है और एल्यूमिनियम 3 है, ये एब्जॉर्ब होते हैं और ये क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, उसकी वजह से जो एसिडिटी कोज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एसिडिटी बोलते हैं। उसके बाद बताया मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग सोइल एसिडिटी। तो फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग सोइल एसिडिटी की बात करें तो पीएम मतलब जो पेरेंट मटेरियल पे सर, मतलब पेरेंट मटेरियल क्या है, अल्टीमेट सोइल अपनी किससे मिलती है, रॉक से मिलती है। रॉक का वेदरिंग होता है प्रॉपर, रेगोलिथ बनता है, रेगोलिथ का बहुत ज्यादा वेदरिंग होता है तो क्या बनता है, सोइल बनता है, अपनी मर्दा बनती है। रॉक चट्टानों से अपनी सोइल बनती है, तो जब चट्टानों की नेचर ही अपनी एसिडिक है तो सीधी सी बात है जो सोइल बनेगी वो भी अपनी किस टाइप की बनेगी, एसिडिक टाइप की सोइल यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर अपना जैसे ग्रेनाइट क्या होती है, एसिडिक टाइप की सोइल यहाँ पर होती है। उसके बाद मैंने आपको क्लाइमेट का यहाँ पर बिल्कुल समझा दिया, दो बार 3 बार समझा दिया। उसके बाद नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, सीधी सी बात है जब फर्टिलाइजर का नेचर एसिडिक होगा, क्षारीय होगा, अपना जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, MOP हो गया, और भी इसके अंदर अपन आप लोग ऐड कर सकते हो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब जितने भी एसिडिक मतलब फर्टिलाइजर होते हैं ये क्या करते हैं, एसिडिटी कोज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एसिडिक रेन। एसिडिक रेन की वजह से भी अपने को क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर सोइल एसिडिक टाइप की यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये अपन ने पढ़ लिया कि कैसे सोइल का हुआ। उसके उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके अंदर रिक्रिमिनेशन, मतलब कैसे अपन सोइल को रिक्रिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्या चीज अपन मिलाएं जिससे अपनी सोइल क्या हो जाए, रिक्रिमिनेट यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं रिक्लेमेशन की इसके अंदर, ठीक है। तो रिक्लेमेशन की बात करेंगे, मतलब कैसे अपन रिक्लेमेशन का मतलब क्या हो गया कि कैसे अपन इस सोइल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन मैनेजमेंट वाला इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना इसके अंदर रिक्लेमेशन, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिक्लेमेशन की बात करेंगे, ठीक है। रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल, मतलब अपन कैसे इसको सोइल को मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है हमारे फार्मर की वजह से प्रॉब्लम हुआ, या अपनी वहां पर की वहां पर अपनी सोइल, हमारी सोइल थी सर, वो सोइल की नेचर भी ऐसी थी जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन हो गई तो अब कैसे इसको सही कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ना सर, हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल आपको वो चीज भी समझाएंगे कैसे सही कर सकते हो आप उसको, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन इसके मतलब मेन जो इसका रीजन होता है, अपना जो इसका मेन जो रीजन होता है अपना इसके अंदर डिक्यूमिनेशन ऑफ एसिडिक सोइल का, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपना लाइम को ऐड करना, ठीक है। तो फर्स्ट होता है एडिंग ऑफ लाइम, ठीक है। लाइम को अपन ऐड करके इसका क्या कर सकते हैं, डिक्यूमिनेशन कर सकते हैं। अब लाइम को ऐड ऐड करके डिक्यूमिनेशन कैसे करेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर क्यों लाइम को ही क्यों डाले आपने, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है कि सर आप लाइम ही क्यों यूज कर रहे हो, और कुछ भी यूज कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि लाइम आपको पता है कि लाइम क्या होता है, अपना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अपन जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही मैं आपको मैंने आपको समझा दिया क्या था कि जो अपना कैल्शियम था, ये कैल्शियम कौन सी कैटेगरी के अंदर था, अपना बेसिक कैटेगरी के अंदर था। कौन सी कैटेगरी के अंदर था, अपना बेसिक कैटेगरी के अंदर ये था, ठीक है। तो सीधी सी बात है जब बेसिक न्यूट्रिएंट था तो अब मेरे को क्या करना है सर, जो मेरी सोइल है उसके अंदर एसिडिटी बढ़ गई, तो एसिडिटी बढ़ गई तो मुझे क्या करना है उसके अंदर कुछ में जो क्षारीय तत्व होते हैं, मतलब क्षारीय अपने जो पोषक तत्व है वो मैं मिला दूंगा। तो सीधी सी बात है जब क्षारीय तत्व मिलाऊंगा तो एसिडिटी को क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा, मतलब पीएच को बढ़ाएगा। पीएच रेंज को बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, एसिडिटी कम हो रही है। और वो क्यों कम हो रही है, क्योंकि मैंने लाइम मिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कौन है, अपना कैल्शियम बैठा है, तो कैल्शियम की वजह से ये यहाँ पर अपना क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है लाइम। अब लाइम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर बात करें तो लाइम भी अलग अलग होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं अपन जो नॉर्मल अपने पास जो लाइम होता है उसके अपन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें था लाइम स्टोन, ठीक है, जिसको अपन मेनली जो ज्यादातर यूज करते हैं, लाइम स्टोन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके साथ में जो सेकंड यहाँ पर आता है वो आता है बर्न्ट लाइम। उसके बाद में थर्ड जो आता है वो आता है चाल्क लाइम, चाल्क लाइम जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है।
तो चाल्क लाइम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो चाल्क लाइम की बात कर लिया अपन ने। ठीक है, ये तो तीन अलग अलग टाइप के यहाँ पर लाइम होते हैं। इन लाइम को अपन क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट अपन सोइल के अंदर डालेंगे, और जो सोइल के अंदर डालेंगे तो ये क्या करेंगे, अपने को कैल्शियम प्रोवाइड करवाएंगे। सोइल के अंदर जब कैल्शियम के कंपाउंड बनेंगे तो सीधी सी बात है, अपना जो कैल्शियम है, कैल्शियम एक टाइप का, किस टाइप का है, बेसिक न्यूट्रिएंट बताया सर आपने। और जब बेसिक न्यूट्रिएंट मतलब क्षारीय पोषक तत्व है, तो क्षारीय पोषक तत्व जैसे सोइल के अंदर बढ़ेंगे, तो सोइल के अंदर बढ़ने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपना जो अपनी सोइल की जो क्षारीयता थी, मतलब जो अम्लीयता थी, वो कम हो रही है। ठीक है, तो अब कैसे कम करता है उसके अपन रिएक्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। मतलब क्या पढ़ेंगे इसके अंदर अपन, रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ लाइम। तो रिएक्शन ऑफ लाइम की अपन बात करते हैं, तो रिएक्शन ऑफ लाइम की बात करें तो रिएक्शन कैसे करते हैं। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पर, जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, वाटर, पानी रहेगा अपना सोइल के अंदर। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, अपने फर्टिलाइजर डाला तो ऐसा तो नहीं है फर्टिलाइजर जाते ही अपना प्लांट उसको ले लिया। उसको क्या होता है, एक बार उसको मतलब मिक्स होने के लिए, घुलने के लिए पानी चाहिए। जब घुलेगा, अपने आयंस में टूटेगा, जब भी अपनी जो प्लांट होते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ये H2 से रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, तो जैसे इसका फॉर्मेशन यहाँ पर ये करता है, उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है, ये क्या करता है, फिर ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करके, ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, इसके अंदर और भी बीच में यहाँ पर रिएक्शन होती है। लेकिन जैसे ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ये आगे जाकर क्या करता है, आयंस के अंदर टूट जाता है। उसी साथ में क्या करता है, ये H2 एंड CO2, क्योंकि जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता है ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जितने भी अपनी मेटल होते हैं, मेटल के जितने भी अपने बाइकार्बोनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। और स्टेबल नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो टूट जाते हैं किसके अंदर, H2 एंड CO2 के साथ में। उसी साथ में क्या करता है, कैल्शियम को जो था अपने पास, कैल्शियम को +2 इफेक्ट में छोड़ के चला जाता है। और जब सोइल के अंदर कैल्शियम 2+ अपना बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है, अपने जो सोइल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला रीजन अपना ये देखा। अपना मेन अपना अपना गोल क्या है कि सर हम कैसे भी करके बेसिक जो अपने सारे जो पोषक तत्व हैं उनको हम बढ़ाएं, और हम हमारे उसको बढ़ाने से हमारी जो अम्लीयता है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेन एम अपना यही है कि अपन क्या कर रहे हैं, इनको बढ़ा रहे हैं। एक तो रीजन ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दूसरा रीजन इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि अपने क्या करें सर। दूसरा रीजन ये हो सकता है इसके अंदर, जो अपन जो H+ है, H+ एंड एल्यूमिनियम जो 3+ आपने बताया, इन H+ एंड एल्यूमिनियम 3+ की मैं क्या करता हूँ, कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो जब H+ एंड एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन कम करूंगा, उसी के साथ में इसके अंदर दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ सर, जितने भी अपने Fe है, इस साथ में Mn है, उसी साथ में क्या है, Cu है। Cu के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर जिंक आ गया। ये क्या है, कैसे है, एसिडिक है। तो इनको मैं कम कर दूंगा तो मेरी सोइल क्या हो जाएगी सर, सोइल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके साथ में मैं क्या करूंगा सर, जो बेसिक मेरे न्यूट्रिएंट है, मतलब कैल्शियम आ गया, इधर मैग्नीशियम आ गया, पोटेशियम आ गया, उसी के साथ में क्या हो गया, सोडियम, इनकी जो कंसंट्रेशन है सर, इसकी कंसंट्रेशन को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरा सीधी सी बात है, ये मेरा जो मेन क्या है, मेरा एम है। तो मेन जो मेरा जो एम है, इसका मतलब मेरा मेन उद्देश्य क्या है, सोइल को मैं मैनेजमेंट करने के लिए क्या करूंगा, ये जो मेरे हैं, ये मेरे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। उसके साथ में ये मेरा कम होना चाहिए। उसके साथ में जो मेरे बेसिक न्यूट्रिएंट है, ये मेरे बेसिक न्यूट्रिएंट क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में और अपन ऐसी ऐसी क्या इसके अंदर एक्टिविटी कर सकते हैं सर, जिसकी वजह से हम इसको अपन फर्टिलिटी को, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो अपना बी पॉइंट होगा यहाँ पर, वो होगा यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ऐसे कौन से फर्टिलाइजर यूज करें, यूज ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर, जिससे अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि अपनी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन जो बेसिक फर्टिलाइजर है वो यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बेसिक फर्टिलाइजर के अंदर, इसके अंदर जैसे मेनली जो बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं इसके अंदर, वो होते हैं NO3- कंटेनिंग फर्टिलाइजर। ठीक है, NO3- कंटेनिंग फर्टिलाइजर। अब सिंपली आपको क्या दिमाग में रखना है, सीधा सा NO3-। अब इस NO3- के साथ में ही मेरे को मैं कौन से फर्टिलाइजर बनाते हैं, आप खुद भी यहाँ पर फर्टिलाइजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आपको यदि मैंने 2 लाइन बताया आपको मैंने, कि अपना जो पहला था बेसिक जो फर्टिलाइजर था उसका, उसी साथ में मैंने क्या कौन सा बताया आपको, एसिडिक न्यूट्रिएंट बताया। तो उस एसिडिक न्यूट्रिएंट एंड बेसिक न्यूट्रिएंट के साथ में अपन ऐड कर देंगे, तो जितने भी इसके नाइट्रेट है, जितने भी अपन, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, उसी साथ में सोडियम हो गया, इनके जो नाइट्रेट होंगे, ये जब क्या करेंगे, NO3 से जब रिएक्शन करेंगे, तो NO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नाइट्रेट बनाएंगे। तो नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, ये सब किस टाइप के होते हैं, अपने बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं। और ये जो बेसिक फर्टिलाइजर है,
इनको अपन यूज करेंगे तो सीधी सी बात है, जब बेसिक फर्टिलाइजर का अपन ज्यादातर यूज करेंगे क्या करेगा, ये एसिडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज यहाँ पर कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर, जो अपना लास्ट अपना पॉइंट यहाँ पर रह गया, सी पॉइंट रह गया, उसके अंदर अपन क्या सकते हैं सर, ऐसा कुछ एक्टिविटी बताओ ना सर जिसमें हम फर्टिलाइजर भी यूज नहीं कर पाए और अपन डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, कुछ ऐसा प्लांट वगैरह हमें बताओ जिसको हम डायरेक्ट प्लांट को ग्रो करके क्या कर सकते हैं, उसको फर्टिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर आएगा कि अपन क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ प्लांट, मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, क्रॉप होती है जिसको अपन डायरेक्ट यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज अपना जो एसिडिटी है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, जैसे राइस होता है, राइस ऐसा प्लांट है, ये होता है ये pH 4 तक भी ये अच्छा खासा ग्रो कर लेता है। उसी साथ में पोटेटो होता है, अपना जो आलू होता है वो भी इसके अंदर अच्छा खासा ग्रो कर लेता है। तो ऐसे कुछ क्रॉप होती हैं जिसको अपन डायरेक्ट अपन जो अपन एसिडिक सोइल होती है उसके अंदर ग्रो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट बात हो अपना आज के लेक्चर के अंदर। अपने जो सेकंड लेक्चर था डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, मतलब अपना वितरण कैसे है अपना पूरा ओवरऑल इंडिया के अंदर, कुछ मैंने आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताया था, उसी साथ में कुछ आपको मैंने जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन बताया था, उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो उसमें देख लेना आपका आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से में कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद अपने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद में अपने जो केमिकल जो प्रॉपर्टी थी उसके बेसिस पे हमने जो फर्स्ट टाइप था अपना एसिडिक सोइल, उसकी बात अपने कंप्लीट यहाँ पर बात की है कि क्या इसके रीजन थे, किस रीजन की वजह से एसिडिक सोइल हो रही है और कौन से ऐसे अपनी मैनेजमेंट है जिसकी वजह से अपन सोइल को यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, अपने एज ए एग्रीकल्चर मतलब कृषि के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए बेस्ट बना सकते हैं। ये अपन कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बाद अपन बात करेंगे अपनी जो सेकंड टाइप की मैंने आपको सोइल बताया था अपना साल्ट इफेक्टेड सोइल या सैलाइन सोइल, तो उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यदि आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। ठीक है, और भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि आपको सोइल से रिगार्डेड या आपको और भी यदि आप हायर स्टडी करना चाहते हो पीजी वगैरह के लिए, तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है हमारा एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, तो आप उस पर जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर विथ अविनाश यादव। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको और भी अपडेट वगैरह मिल जाएंगे और सोइल से रिलेटेड जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी वो भी हम यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हो। आपको यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो और हमारे ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास अपनी सोल्ट इफेक्टेड सोइल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।